नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। मानसून सीजन के दौरान बंद हुई सड़कों को खोलने का काम तेजी से किया जा रहा है। सीएम धामी की सख्ती के बाद 4 दिन में प्रदेश भर में 307 बंद सड़कों को खोला गया है। हालांकि अभी भी प्रदेश भर में 170 से ज्यादा सड़कें बंद है, जिनको खोलने पर युद्ध स्तर पर काम जारी है। बता दें कि 14 सितंबर को प्रदेश की 480 सड़कें बंद थी। सीएम ने इन सभी को खोलने के निर्देश भी दिए थे। वहीं सीएम ने सचिव आपदा प्रबंधन से 25 सितंबर तक सड़कों से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी थी। इसके बाद सचिव आपदा प्रबंधन ने सभी जिलों के डीएम से रिपोर्ट तलब की। वहीं आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि बंद सड़कों को खोलने का काम युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। जल्द ही बंद सड़कों को खोल लिया जाएगा। चारधाम यात्रा सुचारू है और लगभग सभी धामों में 4000 से अधिक लोग, 4000 से 5000 लोग जा रहे हैं। कल बद्रीनाथ जी का रास्ता एक दो जगह बंद हुआ था, कुछ दिक्कत हुई थी 2-3 घंटे के लिए, उसके बाद रास्ता खोल दिया गया है। वर्तमान में चारधाम यात्रा मार्ग पूरी तरह से खुला हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आज कुछ जनपदों में बरसात की संभावना है। बरसात बहुत ज़्यादा नहीं होगी चारधाम यात्रा मार्ग पर, लेकिन कुछ बरसात होगी, कुछ देर यात्रा बाधित रह सकती है, लेकिन यात्रा सुचारू है। कोई ऐसी दिक्कत होनी नहीं चाहिए जो अभी तक सूचना है। बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी है, जिसको लेकर बीजेपी नेता लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिला रहे हैं। साथ ही उत्तराखंड में भू कानून की मांग भी अब जोर पकड़ रही है। उत्तराखंड के इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हॉर्नबिल टीवी ने बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह पवार से खास बातचीत की है। भाजपा विधायक प्रीतम सिंह पवार जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, सदस्यता अभियान बीजेपी का जारी है, किस तरह से चलाया जा रहा है आपके तौर पर भी, और कैसे इसको और बढ़ा रहे हैं आप लोग? देखिए, यूँ तो ये पूरे देश के अंदर हमारा जो है भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है, और हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी तमाम तरह से जो है पूरे क्षेत्र में बूथ स्तर पर हम लोग बैठकें करवाकर हमारे कार्यकर्ता, हमारे बूथ के जो पदाधिकारी हैं, उनके माध्यम से हर बूथ पे ये कार्यक्रम चल रहा है। और हमारी धनोल्टी विधानसभा के अंदर भी तमाम जितने हमारे पदाधिकारी हैं, मंडलों के अध्यक्ष हैं, और भी जो हमारे संगठन के लोग हैं, हाँ, निरंतर बैठकें कर और कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर ये सदस्यता अभियान को चला रहे हैं, और बड़े उत्साह के साथ इसमें लोग हिस्सा ले रहे हैं। और काफ़ी जो हमारे कह सकते हैं कि जो सदस्य बन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, काफ़ी संख्या में जो है पहले से और अधिक संख्या में लोग उत्साह के साथ इसमें सदस्यता अभियान में भाग ले रहे हैं। भाई साहब, आपदा जैसे हालात भी कई क्षेत्रों में देखे जा रहे हैं, ऐसे में किस तरह की तैयारियां भी होती है, क्योंकि आप भी पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि जगह जगह भूस्खलन जैसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं? हाँ, देखिए, आपदा में बहुत सारी दिक्कतें हैं पर्वतीय क्षेत्रों में। जब हमारा ये बरसात का समय होता है, मानसून का समय होता है, इसमें निरंतर हर विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि अपनी तैयारी के साथ रहें। जो हमारा आपदा प्रबंधन का हमारा विभाग प्रत्येक ज़िले में है, और ख़ासकर जब कोई ऐसे भूस्खलन और इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, तो हमारे जो लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभाग हैं, उनकी हमेशा ऐसे जो चिन्हित स्थल हैं उनमें पहले से ही मशीनें खड़ी रहती हैं, और जैसे ही कहीं से सूचना मिलती है तो तुरंत उसको, चाहे सड़क खुलवाने का मामला हो या कुछ और हो, और कभी ऐसे बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसा डिजास्टर आ गया तो उसमें जो है हमारी आपदा प्रबंधन की टीम, हमारे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ तमाम मौके पर पहुंचते हैं और तुरंत तत्काल राहत बचाव के कार्य निरंतर करते रहते हैं। मतलब कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं, किस रूप में आप देख रहे हैं उत्तराखंड की कानून व्यवस्था को, क्योंकि लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे अव्वल स्थान प्राप्त करना कानून व्यवस्था ना होना, चरमराई हुई बताना। देखिए, मैं समझता हूँ ऐसी कोई बहुत बड़ा समस्या कानून व्यवस्था की नहीं है। पहले हमारे जो पटवारी क्षेत्र थे, राजस्व पुलिस के क्षेत्र थे, वो अब रेगुलर पुलिस में भी आ गए हैं, और पर्वतीय क्षेत्रों में जो छुटपुट घटनाएं पहले कहीं इस तरह की भी होती थी, तो अब जो है जो हमारा रेगुलर पुलिस है, उनके आने से जो है बहुत सारे जो अगर कहीं पर कोई अपराधी है तो उसको तुरंत जो है उसके खिलाफ़ कार्रवाई करने के लिए तत्पर रहते हैं, और बहुत अगर कहीं पर कोई अपराध होता भी है तो उसको तुरंत उसके खिलाफ़ कार्रवाई करती है, ताकि आगे से जो है इस तरह की घटना ना हो, ये देखने में मिला है।
भू कानून की लगातार मांग बढ़ती जा रही है, लगातार लोग इस चीज़ को मांग भी रहे हैं। आपका क्या पक्ष है, किस रूप में आप देख रहे हैं इस चीज़ को? हाँ, भू कानून हमारे राज्य की आवश्यकता के अनुसार है और निरंतर ये मांग रही है जब से राज्य बना भी नहीं था उससे पहले भी और उसके बाद भी क्योंकि यहाँ पर प्राय ये देखने को मिला है कि उत्तराखंड के अंदर बाहर के लोग आकर यहाँ की ज़मीनों पर औने पौने दामों पर खरीद कर यहाँ के लोगों के साथ कभी-कभी यहाँ भोले-भाले सीधे-साधे लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों में और उनके साथ कभी-कभी जो है धोखे से भी ज़मीनों की खरीद-फरोख्त कर लेते हैं। तो इसके लिए एक बहुत सख्त कानून की ज़रूरत भी है और निरंतर हमारी सरकार ने उस पर जो है कमेटी भी बनाई है माननीय धामी जी के नेतृत्व में और मैं समझता हूँ कि जल्दी जो है इस पर बहुत कोई अच्छा निर्णय आ जाएगा। यूसीसी को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? 9 नवंबर से पहले या फिर 9 नवंबर तक उसको लागू किया जा सकता है प्रदेश में? हाँ, देखिए अब इसमें तो कोई संशय नहीं है कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा। अब ये समय थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो सकता है लेकिन ये लागू होगा ही होगा। ये प्रतिबद्धता सरकार की है। जी, तो कैसे देख रहे हैं आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल को? भी 3 साल का कार्यकाल उन्होंने पूर्ण किया है, कई तरह के फैसले भी लिए हैं उन्होंने इसमें। देखिए बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक संतुलित विकास की ओर बढ़े हैं और जैसे पर्वतीय क्षेत्रों की आवश्यकता के हिसाब से और मैदानी क्षेत्रों की हमारी अपनी-अपनी आवश्यकताएं हैं तो उनके हिसाब से अलग-अलग जो क्षेत्र हैं उनमें संतुलित विकास करने का पूरा प्रयास हो रहा है और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनकी उपलब्धियों में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि राज्य की जनता देख भी रही है और उस मामले में जो है राज्य की जनता खुश भी है। अंतिम सवाल मेरा ये है कि केदारनाथ में उपचुनाव होने हैं, लेकिन ऐसे में केदारनाथ के चुनाव को लेकर कांग्रेस भी लगातार मुखर नज़र आ रही है, लगातार वो अपनी पदयात्रा भी कर रहे हैं जिस तरह से। तो किस रूप में आप उनको देख रहे हैं? क्योंकि सोना चोरी का एक बड़ा मुद्दा उठाते हैं वो लोग। देखिए राजनीतिक दल हैं तो कुछ ना कुछ राजनीतिक बातें करेंगे कांग्रेस का लेकिन उसमें कोई सच्चाई नहीं है और जहाँ तक केदारनाथ उपचुनाव की बात है तो केदारनाथ विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की अच्छी स्थिति पहले भी रही है और आज भी वहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। जी, धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए प्रीतम सिंह पवार जी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सुक्की के पास से लापता गाड़ी का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस गाड़ी में एक व्यक्ति के होने की पुष्टि भी की गई थी। वहीं राजस्व टीम, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ समेत अन्य टीमें ड्रोन की मदद से खोजबीन में लगी हुई हैं। भुक्की के पास रोड के किनारे टूटे सेफ्टी पिलर से संभावना लगाई जा रही है कि उक्त वाहन यहीं से रोड से बाहर चला गया है। इस जगह पर गंगा नदी का जलस्तर भी काफी ज्यादा है। गुरुवार को हरिद्वार के कनखल स्थित जगजीतपुर क्षेत्र में हाथियों का एक झुंड देखा गया। स्थानीय लोगों ने बताया है कि यह झुंड जंगल से भटककर रिहायशी इलाकों में आ गया था। हालांकि हाथियों ने किसी तरह की हानि नहीं पहुंचाई और धीरे धीरे जंगल की ओर वापस लौट गए। वन विभाग की टीम को इसकी जानकारी दी गई है। इसके बाद से ही वन विभाग की टीम हाथियों पर नजर बनाए हुए है। वन विभाग ने लोगों से अपील भी की है कि अगर हाथी फिर से दिखें तो उन्हें परेशान न करें, तुरंत विभाग को सूचित करें। रुद्रपुर में बीजेपी सरकार का पुतला फूंक रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कार को यातायात पुलिस ने जब्त कर लिया है। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यातायात कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की और पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा है कि पुलिस उनका उत्पीड़न कर रही है और मनमाने तरीके से काम किया जा रहा है। देखिए, आज हमें धरने पर बैठने को क्यों मजबूर होना पड़ा? ये पुलिस प्रशासन की जो कार्यशैली है। आज हम पुतला फूंक रहे थे डीडी चौक पर, हमारे नगर महामंत्री अर्जुन विश्वास बराबर में गाड़ी खड़ी करके विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए और जैसे ही ये गाड़ी से निकलकर पुतला फूंकने के कार्यक्रम में शामिल हुए, 2 मिनट के अंदर गाड़ी को टोकन करके वहां से ले गए और लाकर यहाँ पे 5 मिनट के अंदर इन्होंने चालान काटने का काम किया। मतलब ये इतनी धूर्तता अगर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा हो रहा है तो आम जनमानस के साथ क्या होता होगा?
वो बेचारे गरीब बस्तियों के बच्चे कैसे भागते फिरते रहते हैं मोटरसाइकिल लेके इधर से उधर। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पुलिस ने पहली बात वो मार्केट तोड़ा था, क्या वो पुलिस के चालान काटने के लिए पुलिस के कमाई का साधन बनाया? उत्तराखंड के कई जिलों में सेब की खेती होती है, लेकिन लोग कहते हैं कि उत्तरकाशी के हरसिल के सेब की बात ही कुछ और है। किसानों का कहना है कि सेब तैयार है, लेकिन सरकार ने अब तक मूल्य निर्धारित नहीं किए हैं, ना ही सेब को हरसिल ब्रांड का नाम दिया गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की हरसिल घाटी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। हर साल यहाँ लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं और यहाँ की खूबसूरती का दीदार करते हैं। पर आज हम बात कर रहे हैं पैदा होने वाली सेब की, जिनका इंतजार लोगों को साल भर रहता है। यहाँ का सेब जितना स्वादिष्ट है, उससे भी अधिक यह औषधीय गुणों से भरपूर है। राजमा हो गया, आलू हो गया, ये सेब सारी विल्सन वैरायटी है। यहाँ पे बहुत पहले विल्सन आया था, उसका ससुराल था यहाँ से, तो उसी नाम से सेब फेमस होगा, विल्सन वैरायटी के नाम से। इसको हम डेलिशल्स भी बोलते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे काश्तकार भी आते हैं सेब की। यहाँ पे पैदावार बहुत ज़्यादा है सेब की, तो काश्तकार आते हैं, अपना रेट पता करके यहाँ से जाते हैं, फिर सेब लेके यहाँ से जाते हैं। जी, क्या है इसकी सेब की खासियत? सेब की खासियत इसमें मिठास है, रस है बहुत ज़्यादा। आप इसको टेस्ट करके देखिए, क्योंकि देखिए ये सनसाइड वाली जगह है, इस साइड मुखवा है, जो मुखवा, हरसिल, बगोरी, जिधर की तरफ ज़्यादा धूप पड़ती है उधर के सेब बहुत रसीले होते हैं। और बाकी साइड जहाँ पे बर्फ़ पिघलती नहीं है, जहाँ पे धूप नहीं आती, वहाँ पे थोड़ा सा सेब थोड़ा सा साइज़ बड़ा होता है, पर थोड़ा सा रसीला कम होता है। 16 सितंबर से भगवान का आशीर्वाद लेकर यहाँ के काश्तकार विधिवत सेब को पेड़ों से तोड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि वर्षों पहले ब्रिटिश निवासी फेडरिक ई विल्सन ने यहाँ विदेश से मंगवाकर सेब के पेड़ लगवाए थे। ऐसा कहा जाता है कि विल्सन को हरसिल और एक स्थानीय लड़की से प्यार हो गया था और उन्होंने इस गांव को अपना घर बना लिया। अब यहाँ का विल्सन प्रजाति का सेब अपनी मिठास के लिए प्रसिद्ध है। ये जो हमारा हरसिल का सेब है, सबसे पहले तो इसकी जो क्लाइमेट है उसके अनुसार इस सेब की जो है डेवलपमेंट होता है। और सेब अपने में मैं समझता हूँ कि पूरे भारतवर्ष के अंदर नहीं, दुनिया में जो है जो ये हरसिल का सेब है, वो हरसिल की जो वैरायटी है सेब की, ये कहीं भी नहीं मिल सकती है। इसके अंदर जो मैं समझता हूँ कि जब हमने इसका टेस्ट कराया और लाइब्रेरी में गया, तो इसमें जो है कई प्रकार के ऐसे गुण निकले जो कहीं दवाइयों से भी नहीं मिल सकते हैं। इसकी इतने जो है स्वस्थता और पवित्रता भी है। जो गंगा जी के गोद में बसा हुआ हरसिल है, पूरी दुनिया के लोग हरसिल भी आते हैं और हरसिल के सेब के लिए जो है लोग तड़पते हैं कि कैसे जो है हरसिल का सेब मिले। और हरसिल का सेब अगर किसी गाड़ी में एक सेब रखा हुआ है तो पूरी जो है सेंट की तरह काम करता है, कि पूरा अलग पहचान है कि हरसिल का सेब इस गाड़ी में है कोई। और मैं समझता हूँ कि मैं पूरी दुनिया के लोगों से कहता हूँ, आइए और हरसिल के सेब को ले जाएं। और अपने हमारे जो उत्तराखंड सरकार है, भारत सरकार में सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि हमारे जो हरसिल क्षेत्र का जो सेब है, इसका जो है एक्सपोर्ट बाहर विदेशों में हो, ताकि जो यहाँ की जो इसकी कीमत है और जो काश्तकारों की कीमत है उतनी नहीं मिल पाती है, उतनी जो जितनी मेहनत करते। लेकिन अगर सरकार इसको जो है वो करे, बाहर विदेशों में भेजे, निश्चित हमारे किसानों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। किसान भी जो है अपना जो है पलायन नहीं करेगा। किसान जो है निरंतर जो है सेब की जो फसल है इसमें जो है रात दिन काम करेगी। विल्सन प्रजाति के सेब की क्वालिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पेड़ों पर फूल लगने से पहले ही सेब के ठेकेदार यहाँ डेरा जमाना शुरू कर देते हैं। 6 महीने बर्फ से ढके रहने से यहाँ के सेब औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। इस बार मौसम की मेहरबानी से यहाँ पर सेब की अच्छी पैदावार हुई है और यहाँ का काश्तकार सरकार की तरफ से मूल्य निर्धारण न होने के कारण नाराज है। काश्तकारों का कहना है कि यहाँ से सेब को ब्रांड का नाम नहीं मिल पा रहा, इसलिए सेब को हिमाचल के ब्रांड के रूप में उसे बेचा जा रहा। सेब के लिए विश्व प्रसिद्ध है और जो हमारी जो अब सेब की फसल अभी तैयार हो चुकी है, और हम लोग सरकार से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारा जो सेब की जो ब्रांडिंग है वो हरसिल के नाम से ही मार्केट में पहुँचे। और हमें जो इसका निर्धारित मूल्य अभी तक तय नहीं हुआ है, सरकार से मैं गुजारिश करूंगा उसका निर्धारित मूल्य हमें समय से पहले किया जाए, ताकि काश्तकार अभी आस लगा के बैठे हैं कि सरकार कुछ
हमारे लिए कुछ अच्छा पैकेज देगी, अच्छा निर्धारित मूल्य, क्योंकि हिमाचल के तर्ज पे जो है यहाँ का सेब बेचा जाता है। इसलिए हम लोग इसका तो विरोध करते हैं, क्योंकि हिमाचल का और हमारा जो है बिल्कुल अलग ये ट्रेंड है। क्योंकि हमारा जो हिमाचल का जो लो क्वालिटी जो सेब है और हमारा जो हाई क्वालिटी का जो सेब है वो किन्नौर से और हर्षिल का सेब टक्कर देता है जब हमारा मार्केट में जाता है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा और गुजारिश भी करूंगा कि हमारे जो किसानों के जो हमारे जो नकदी फसल सेब है उसमें जो है आप लोग विशेष कर ध्यान दें और हमें समय से पहले इसका निर्धारित मूल्य तय करें और हमें सही दाम इसका मिले, ताकि जो है कि हमारे स्थानीय जो काश्तकार है उसको समय समय पर इनका लाभ मिल सके। सरकार की तरफ से मूल्य निर्धारित नहीं किया गया, जिसके कारण ठेकेदार औने पौने दाम पर किसानों से सेब खरीद रहे और बाजार से काफी मुनाफा कमा रहे। अगर सरकार इसको हर्षिल ब्रांड के नाम से बाजार में उतारे तो काश्तकारी करने वाले लोगों को बड़ा फायदा होगा। भगवान माँ भगवती की कृपा से, समेश्वर देवता की कृपा से अच्छा सेब, अच्छी सेब की फसल इस समय हुई है और अच्छा सेब जो अब जो है काश्तकारों ने जो एक कल्पना, मुझे याद है आज 2003 उस समय की स्थिति क्या यहाँ पर थी और तब मैं उस समय जो चंद लोग उस समय बगीचों के काम करते थे, मुझे याद है मैं उनको उस समय याद दिलाता था जब वो हिमाचल का पेड़ यहाँ पर लेबल लगाते थे सेब यहाँ के और उसके बाहर जो पेटी बनती थी उसमें हिमाचल का, तो उन लोगों ने दिल्ली जाकर एक प्रयास किया और आज वो प्रयास सार्थक दिख रहा है और आज ये पूरी वैली उद्यान के रूप में विकसित हो गई है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। यहाँ पे काश्तकारों की जो आजीविका है वो दिन पर दिन जो है आगे काश्तकार उद्यान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और उद्यान के साथ हम पर्यटन के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े ताकि ये पूरा क्षेत्र की स्थिति, आर्थिक स्थिति के साथ यहाँ के जो हमारे तमाम नौजवान हैं वो स्वरोजगार से उनको कैसे स्वरोजगार मुहैया करा जाए, इसके लिए हमारी सरकार। उत्तराखंड हिमालय राज्य है, लिहाजा यहाँ के कई जिलों में सेब की पैदावार होती है, लेकिन हर्षिल के सेब को सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि समय समय पर बर्फबारी की वजह से सेब औषधि होते हैं। जरूरत है यहाँ के किसानों की मांग पर ध्यान देने की। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। हिमालय की घाटियों पर्वतों में जीवन यापन करना चुनौतीपूर्ण माना जाता है। लोग मानते हैं कि जीवन जीने के लिए पहले यहाँ की प्रकृति, जल, जंगल, जमीन और संस्कृति के साथ पहाड़ी जीवन धारा से जुड़ना पड़ता है। उसके बाद ही आप कहलाते हैं पर्वतों के वासी। मैदान में रहने वाले भी इस बात को मानते हैं कि पहाड़ के लोगों की वजह से जल, जंगल और संस्कृति जीवित है। ज्योतिर्मठ की वादियों में खीरो गांव बसा है, जहां के लोग पौराणिक देव परंपराओं और संस्कृति को संजोए हुए हैं। उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ में अलकनंदा घाटी के उच्च हिमालय क्षेत्र में बसे खीरो गांव के लोग पहाड़ की पौराणिक देव परंपराओं और संस्कृति को चकाचौंध से बचाए हुए हैं। आज भी यहाँ के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं का निर्वहन विषम परिस्थितियों में भी सुगमता से करते हैं। अलकनंदा घाटी के लामबगड़ क्षेत्र स्थित खीरो घाटी के लोग देवी माँ उन्याणी देवी को समर्पित प्रसिद्ध खीरो पूर्णमासी मेला बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। 2 दिनों तक खीरो घाटी में प्रकृति देवी माँ उन्याली देवी को समर्पित पौराणिक तनगणिया, जागरो और चांचड़ी, झुमेलो, दाकुड़ी की धुन सुनाई देती है। पुराने समय से निरंतर चली आ रही आराध्य देवी की इस पूजा को खीरो घाटी में बड़े ही भव्य रूप से मनाया जाता है। देवी की यह पूजा विधि प्राचीन समय से इसी तरह से चलती रही है। इससे साफ जाहिर है कि बिना संसाधनों के यहाँ रह रहे लोगों के प्रकृति के साथ कितना आत्मीयता है। सभी भक्तजन माणा से आए हैं, कोई बेनाकुली से आए हैं, कोई पांडुकेश्वर बिनीक से आए हैं। भगवती की अपरंपार महिमा माँ उन्याणी की है, जो आज सभी देवी देवताओं के पूजा के बाद आज लास्ट उन्याणी देवी की पूजा होती है, जो माता उन्याणी के नाम से जानी जाती है। माता उन्याणी के दर्शन के लिए सभी भक्त लोग यहाँ पर आए हैं और सभी लोग कल रात्रि से यहाँ पर जागरण कर रहे हैं। बहुत ही आनंदित हम लोग अपने चांचड़ी, चौफला, झुमेले के जो हमारी पारंपरिक पुरानी रीति रिवाज है उसी के साथ हमने अपनी वो की है, झलक दिखाई है। यूं तो पहाड़ों में प्रकृति के प्रत्येक स्वरूप में देवी देवताओं का वास माना जाता है। पहाड़ वासियों की यही खास विशेषता होती है। जैसे पहाड़ों में जंगल बुग्याल की पूजा वन देवी के रूप में होती है,
ऐसे ही खीरो घाटी में उन्याणी माता का ये प्रसिद्ध उत्सव पहाड़ वासियों का प्रकृति के प्रति अगाध आस्था और प्रेम का एक उदाहरण है। ऐसी मान्यता भी है कि इस क्षेत्र में एक विशेष प्रकार का ऊना घास होता है। इसी ऊना घास के नाम से यहाँ देवी का नाम उन्याणी देवी पड़ा। यहाँ खीरो गांव के ऊपर पहाड़ में ऊना घास के झुलमुट से ही देवी का पौराणिक मंदिर आज भी मौजूद है। इसलिए माता उन्याली देवी को प्रकृति देवी भी कहें तो अनुचित नहीं होगा। उन्याणी मेले में 3 किलोमीटर का ट्रैक है ये। यहाँ पे भंडारे की भी व्यवस्था पूरे गांव की तरफ से एक समिति बनी है, उसकी तरफ से किया गया है और सभी लोग यहाँ पे बहुत प्रसन्न होते हैं। वादियों में है क्योंकि यहाँ एक वैली है, पूरे यहाँ पे सारे पेड़ पौधे होते हैं और पूरा जंगल का रास्ता है। लोग फिर भी लोगों की इतनी श्रद्धा है और इसी श्रद्धा के कारण लोग आते हैं और एक ही दिन इनके दर्शन होते हैं। विशेषतः बोलो उन्याणी माता की जय। खीरो मेला समिति ने कहा कि सभी खीरो लाम बगड़ घाटी के ग्रामीणों ने सीमित संसाधनों के बलबूते इस उच्च हिमालय घाटी में ये देव उत्सव का आयोजन किया है। ये सब मां उन्याणी देवी की कृपा से ही संभव हो सका है। ज्योतिर्मठ से हॉर्नबिल टीवी के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।